रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। आप सभी प्रिय छात्रों को पुनः एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप सभी को सेवा प्रदान कर रहे हैं हम, तो इसी बीच में एक आज फिर से एक नए प्रकरण के साथ, और वह प्रकरण यह है कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र या मनुष्य में पोषण। उससे पहले हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर पोषण क्या है। पोषण न्यूट्रिशन के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। पोषण वो होता है जो किसी भी खाद्य पदार्थ को जब हम ग्रहण करते हैं, जो जिसमें विटामिन हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो। पोषण वही जो जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित हो। जब हम पोषण के माध्यम से जब हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जब पोषक तत्व यानी कि भोजन में जो भी उपस्थित होता है, भोजन जितने भी किसी भी प्रकार के जो भोजन होते हैं जिनमें पोषक तत्व पाया जाता है, उन पोषक तत्व को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, और हमारे शरीर में जाने के बाद अगर कोई पोषक तत्व या भोजन जटिल है तो उसको सरल करने का काम हमारा शरीर करता है। अंदर वो जितने पाचक अंग होते हैं, कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती हैं, उनमें बराबर वो सहयोग प्रदान करते हैं, उनको पचाने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए कि अगर जटिल कोई चीज हम जटिल चीज खाते हैं तो उसको सरल करता है हमारा शरीर, यानी हमारा जो पाचन अंग होता है। और उसके बाद अगर कोई ठोस मटेरियल हम जब भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो उसको वो तरल में परिवर्तित कर देता है। और अगर कोई चीज हम मान के चलिए कि अघुलनशील जो है, अघुलनशील को हम जब ग्रहण करते हैं तो उसको वो घुलनशील बनाने का काम हमारे शरीर का कार्य करता है। तो जैसा कि आप ये पीछे हमारे देख लीजिए व्हाइट बोर्ड पे ये बना हुआ है, ये मानव का पाचन तंत्र, ये पूरा मानव का एक पाचन तंत्र है। इसको हम आहार नाल के भी नाम से जानते हैं, आहार नाल के नाम से भी जानते हैं। पूरा ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम भी इसे हम कहते हैं। जैसे कि आहार नाल का पूरे जो यहाँ से मुख गुहा से शुरू होकर के और ये बड़ी आंत तक जाकर के संपन्न होता है। आहार नाल का पूरा जो भाग होता है ये मुख गुहा से शुरू होकर के बड़ी आंत तक में संपन्न होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि अगर इसकी पूरी फिर लंबाई की बात की जाए तो लगभग 32 फीट होता है इसकी पूरी लंबाई। इसको मीटर में चेंज करें तो 9 से 10 लगभग मीटर में ये होता है पूरे आहार नाल का, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके बाद आता है ये, इसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर में भोजन पचता है, या सबसे ज्यादा कई ऐसे आपको बेहतर से बेहतर प्रश्न इसमें जानने को मिलेगा। प्रश्न में ये जानने को मिलेगा जैसे कि मान के चलिए कि सबसे ज्यादा भोजन कहाँ पर इकट्ठा होता है, कितनी देर भोजन उपस्थित रहता है, जैसे कि सबसे ज्यादा भोजन किस अंग में पचता है, और ये कि इसका क्या भूमिका है, कौन सा किस अंग की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, हमने पोषण के बारे में जान लिया। अब मान के चलिए जैसे कि कोई भोजन यानी कोई टुकड़ा है, हम ग्रहण करते हैं। सबसे पहले ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर ग्रहण करते हैं। ये कोई प्रक्रिया है, ये कुछ प्रोसेस हैं, जिन प्रोसेसों के माध्यम से, जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारा पूरा पाचन तंत्र यानी पाचन होने का जो पूरा क्रिया संपन्न होता है, उसके कई चरण हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है ये अंतर्ग्रहण, सबसे पहले है अंतर्ग्रहण को हम अंग्रेजी में इंजेशन कहते हैं, अंतर्ग्रहण है। फिर उसके बाद पाचन जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, अवशोषण जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, स्वांगीकरण जिसको हम एसिमुलेशन कहते हैं, और बहिक्षेपण जिसको हम इजेशन कहते हैं। तो अंतर्ग्रहण के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, अंतर्ग्रहण के बारे में जानेंगे। अंतर्ग्रहण का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई रोटी का टुकड़ा, एक भोज्य पदार्थ का कोई टुकड़ा जब हम मुख में रखते हैं, अपने मुख में रखते ही उसी को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, या उसी को हम इंजेशन कहते हैं।
जैसे कि कोई रोटी का टुकड़ा हमने मुख में रखा और उसके बाद यहीं से हमारा भोजन पचने का प्रक्रिया पूरा प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले मुख गुहा में ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। जो भोजन में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है जिन भोजनों में, उसका पाचन हमारे मुख गुहा में ही हो जाता है। उसका पाचन हमारे मुख गुहा में ही हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारे मुख गुहा में ये लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा में कान के पीछे की साइड लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है लगभग 6 होती है। ये 3 जोड़ियों में होती है, लगभग 6 होती हैं। ये 3 जोड़ियों में होती हैं। उनका नाम की बात करें तो पहला जो एक जोड़ी जो होती है उसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, और एक है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक सबमैंडिबुलर उसके नाम से हम जानते हैं। ये तीनों का काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करते हैं। इसमें से एक लाइसोएंजाइम भी सिक्रीट होता है, जो कि अगर मान के चलिए कि रोटी के साथ या भोजन के साथ कोई अगर बाहरी हानिकारक वायरस या हानिकारक जीवाणु कुछ भी अगर आपके मुख गुहा में पहुंच जाता है तो लाइसोजाइम का काम है कि उसका खात्मा कर देना, उसको मतलब कि नष्ट कर देना। उसके बाद इसी ग्लैंड में से एक टाइलिन एंजाइम सिक्रीट होता है। टाइलिन एंजाइम का स्रावण होता है। उसका मुख्य काम क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें होती है, जिसमें स्टार्च की मात्रा होती है, वो स्टार्च की मात्रा को क्या करता है? पचाता है। यानी स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है? तो हमारी ये जो ग्लैंड यानी कि ये जो लार ग्रंथियां पाई जाती यही करते हैं। अच्छा, इसकी बात करें लार ग्रंथियों की तो लार ग्रंथियां से ही हमारा लार जो सिक्रेट होता है। आपको मुख्यतः बता दें, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बहुत गैस बनता है, बहुत अपच रहता है, कब्ज बनता है, एसिडिटी, विबंध, आफरा जैसी तमाम प्रकार की बीमारियां मनुष्य के अंदर क्यों व्याप्त हो जाती हैं? उसका मुख्य कारण है कि हमारे जो मुख में पाया जाता है लार जो एक ये क्षारीय होता है, और हमारे पेट के अंदर जो पाया जाता है HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, HCl को। तो जब क्षार और बेस मिलता है तब जाकर के भोजन का पाचन होता है पूर्ण रूप से। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि उस लार को क्या करते हैं, लार को पूरी तरीके से थूक देते हैं बाहर। वो चाहे पुड़िया खा करके या किसी भी चीज का आप सेवन करके उसको जो बर्बाद कर देते हैं। हमारे आयुर्वेद, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लार अमृत के समान है, इसलिए लार को बचाइए, लार को ग्रहण कीजिए, लार को ज्यादा बाहर मत फेंकिए। लार को हम अपने अंदर, पेट के अंदर ग्रहण करते हैं। लार अमृत स्वरूप है। तो इस नाते से लार ग्रंथियां या लार जो बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, यानी कि हमारे जीवन यानी हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लार ग्रंथियां ये कान के पीछे पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे ही मुख गुहा में दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है। इन सभी का मुख्य काम होता है, इन सभी का एक अपना अपना रोल होता है। दांतों का काम क्या है? दांतों का काम होता है पीसना। दांतों का काम होता है क्या? किसी चीज को पीसना या काटना या कुतरना, ये दांतों का काम है। अब जैसे अब बात की जाए कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो एक आपको बता दें कि जो बाल्यावस्था में होता है, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, तो उनकी संख्या लगभग 20 होती है। और एक वयस्क मनुष्य की जो दांतों की संख्या होती है तो उनकी संख्या लगभग 32 होती है। ये दांत भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनको हम इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार के हमारे दांत भी पाए जाते हैं। ये दांत जो पाए जाते हैं ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। फिर से एक बार मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। एक होता है इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसीजर का काम क्या है? कुतरने का काम। कैनाइन का काम काटने का काम। मोलर का काम उसको चबाने का। और जो पीछे का जो मोलर होता है
वो प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर का काम है कि उसको पूरी तरीके से पीसना। और इसीलिए कहते हैं कि जब 32 दांत हमारे शरीर में मतलब हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं, हमारे मुंह में पाए जाते हैं, तो 32 बार चबाने का भी काम किया जाता है। इसीलिए 32 दांत पाए जाते हैं तो 32 बार चबाना भी चाहिए। 32 बार चबाने से हमारे शरीर का जो हमारे मुख में जो इतना अंदर जब भोजन जाता है तो काफी कष्ट होता है, काफी दिक्कत होती है, जटिल है, कठोर है, उसको पीसने में, उसको सरलीकरण बनाने में हमारे सारे अंग काफी मेहनत पड़ता है। तो इसलिए हमें पहले से ही क्या करना चाहिए, मुख में ही भोजन को रख करके उसको अच्छी तरीके से पीस लेना चाहिए, यानी उसको अच्छी तरीके से चबा कर खाना चाहिए। ये हमारा नियम है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होता है। फिर उसके बाद आता है क्या, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियों में जैसे कि आपको बता दें कि लाल ग्रंथियां हैं, यकृत है, यकृत भी एक बड़ी ग्रंथि है, ये यकृत ग्रंथि है। और उसके बाद है अग्नाशय है। ये सब क्या है, ग्रंथियां हैं। ये पचाने वाली क्या होती है, ग्रंथियां। इसमें से कुछ पाचक रस निकलते हैं जो ये सिक्रीट करते हैं, ये पचाने का काम करते हैं। जैसे वसा है, जैसे प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इन सभी चीजों को पचाने का काम कौन करते हैं, तो ये ग्रंथियां करती हैं। और उसके बाद आता है कि कुछ पाचन अंग हैं। पाचन अंग में जैसे मुख गुहा आपको बताया, फिर आता है ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो ग्रास नली का काम क्या है कि जब उसके बाद पहले तो लार ग्रंथि के बारे में आपने जाना, लार ग्रंथि से लार सिक्रीट होता है। और लार का काम क्या है कि भोजन को गीला करना, लुगदी टाइप का बना देना, गीला करना। गीले करने के बाद कि कुछ सूखा या जटिल न रहे, उसके बाद लार जब मिक्स हो जाता है तो वो भोजन बिल्कुल गीला हो जाता है। टुकड़ा जो भी होता है आपके मुख में जो भी कवर होता है वो पूरी तरीके से गीला हो जाता है। फिर उसके बाद वो जब अंदर जाता है तो ग्रास नली के माध्यम से जाता है। यहाँ पे ये ग्रास नली है जिसको हम ओएसोफेगस भी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम ओएसोफेगस भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये ग्रास नली, जहाँ यहीं पर एक एपिग्लॉटिस पाया जाता है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है, तो एपिग्लॉटिस का काम है कि श्वास नली यानी ग्रसनी एक फायरिंग्स है। और उसके बाद ग्रास नली जो एक भोजन वाला, तो यहाँ पे मुख गुहा से दो जो नली गुजरी होती हैं, दो नली गुजरी होती है। एक ग्रसनी जो होती है वो फेफड़े को चली जाती है, क्योंकि ग्रसनी का कार्य है कि उसके माध्यम से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड यानी सांस लेने का काम होता है ग्रसनी से। और उसका भोजन ग्रहण करने का काम, जो भोजन जाता है, निगलना होता है, जिसके माध्यम से भोजन जाता है अमाशय तक, तो वो होता है ग्रास नली, जिसको हम ओएसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रास नली में भोजन आता जाता है। और ग्रसनी में क्या होता है कि ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए हमारे मुख में आप देखते हैं कि दो छिद्र पाए, एक नासिका का है भाग, एक मुख का है। तो मुख का काम होता है कि खाना को अंदर ग्रहण करना और नासिका का काम है श्वास लेना। अधिकतर आप प्रिय छात्रों आपने देखा होगा कि कोई जब काम करते हैं हम, तो अधिकतर लोगों को देखा होगा जब कोई काम करते हैं तो कुछ लोग हम मुंह से भी सांस लेने का काम करने लगते हैं। तो जब हम मुंह से सांस लेने का काम करते हैं तो तब हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, देखिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें नासिका बनाया यानी नाक बनाया। नाक का काम क्या है, सूंघने का काम होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने का यानी कि प्राण वायु को लेने का काम नासिका का है। अब नासिका में देखते हैं आप कभी कभी यहाँ पे रोए पाए जाते हैं, अंदर रोए छिद्र पाए जाते हैं। और रोए छिद्र का काम क्या हो जाता है, तो रोए छिद्र का काम क्या, मान लीजिए वातावरण में इतना प्रदूषण फैल रहा है या कहीं पर भी आप गए तो अगर वातावरण में गंदा वायु है और उसमें कण उपस्थित है, प्रदूषण है, तो तब भी अगर हम ऑक्सीजन नासिका से लेते हैं तो उस दौरान क्या हो जाता है कि वो जो रोए होते, जो अंदर ये हमारे रोए होते हैं उनको रोकता है, उनको रोक लेता है। और अंदर थोड़ा सा कुछ एक ऑयली नीमा प्रकृति के अद्भुत बनावट है कि अंदर से थोड़ा सा लिक्विड में कुछ तरल पदार्थ सिक्रीट होता है जिससे वो कण उसी में चिपक जाते हैं। और उसके बाद हमारी शुद्ध ऑक्सीजन या शुद्ध हवा, जो शुद्ध प्राणवायु होता है, वो हमारे शरीर में ग्रसनी के माध्यम से
फायरिंग के माध्यम से फेफड़े में लंग्स में चले जाते हैं। हमारे शरीर में 2 लंग्स पाए जाते हैं, दोनों तरफ को चले जाते हैं और उसमें फिर आगे चल करके जब वो पहुंचते हैं तो छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। कई लाखों की संख्या में कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाओं का काम है कि बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर कर लेना, और जब ब्लड वहां से गंदा, जब ब्लड हार्ट से, हृदय से रक्त, अशुद्ध रक्त आता है तो अशुद्ध रक्तवा को ही वो क्या करते हैं कि शुद्ध बनाने के लिए अपनी ऑक्सीजन को वहां पर के घोल देते हैं। तो उसके बाद आगे अब देखते हैं कि यहाँ पर जिह्वा का काम क्या है। तो जिह्वा का काम क्या है, बोलने का काम ज्यादा किया जाता है। दूसरी चीज, भोजन को इधर उधर घुमाने का काम करता है कि ये कहीं भी कोई टुकड़ा बचा रहे तो उसको घुमा करके ला करके उसको पीस दिया जाए। ये मुख्य काम जीभ का होता है। स्वाद लेने का काम होता है, खट्टा मीठा तीखा नमकीन कैसे पता चलेगा, तो हमारी जीभ का ही काम होता है। आगे वाले भाग से हम मीठा का पता लगा लेते हैं, एकदम पीछे वाले जो भाग होता है वहां पर हमें तीखा का पता चलता है, और बीचों बीच में खट्टा का भी पता चलता है, किनारे भी। तो ये 4-5 दिशाएं होती हैं जीभ में, तो उनका सब का काम क्या है कि स्वाद को पता करना, ये जीभ का मुख्य काम है। फिर उसके बाद आता है जब हमारा भोजन यहाँ से यहाँ पर, एक चीज और बताना भूल गया, आपको बता देता हूं कि ये एपिग्लॉटिस का काम क्या है। एपिग्लॉटिस का मुख्य काम क्या है, आपको कहा गया है, आपने देखा होगा कि जिस समय कहते हैं बहुत से विद्वान, बहुत से डॉक्टर्स और जो बड़े विशेषज्ञ हैं, वो शरीर के फिजिशियन हैं जो लोग हैं, तो वो लोग बताते रहते हैं कि बेटा भोजन करने के बाद, यानी भोजन करते वक्त या भोजन करते वक्त या कोई काम करते वक्त क्या क्या चीजें नहीं करने होते। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो उस दरमियान आप बातचीत ना कीजिए, बोलिए ना, या तो आपका दिमाग जो होता है, जो आपका कंसंट्रेशन होता है, जो आपकी धैर्यता होती है, वो कहीं और ना विचलित होने पाए। आप बिल्कुल भोजन करते वक्त बिल्कुल मौन होकर के भोजन कीजिए, बिल्कुल शांत चित्त भाव से भोजन कीजिए, जिससे कि हमें अड़चन ना आवे। जब आप बात करते हैं, जब आपका कहीं दिमाग और होता है, तो होता क्या है कि भोजन का टुकड़ा जब आप खाते रहते हैं तो ये एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि जब हम सांस को लेते हैं या बोलते हैं, जब हम सांस को लेते हैं या बोलते हैं, तो उस दरमियान यहाँ पर, क्योंकि एपिग्लॉटिस क्या होता है, यानी जब हम बोलते हैं तो एपिग्लॉटिस खुल जाती है फेफड़े वाली, यानी ये एक ढक्कन नुमा एपिग्लॉटिस होती है, ढक्कन होती है। जब हम बोलते हैं तो वो खुल जाता है फेफड़े की तरफ को, यानी ग्रसनी की तरफ खुल जाता है, जिससे हम सांस लेते हैं और जब बोलने लगते हैं। और जब खाते हैं तो ये ग्रसनी वाला ढक्कन बंद हो जाता है, हमारा ग्रास नली वाला ओएसोफेगस वाला खुल जाता है, तो भोजन हमारा ओएसोफेगस के माध्यम से चला जाता है। तो होता क्या है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं, जब हम भोजन बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खा रहे होते हैं, तो उसी दरमियान पता चलता है कि हम आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी जब बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो हमारा भोजन ग्रास नली में ना जा करके, ओएसोफेगस में ना जा करके, वो पहुंच जाता है कहाँ, ग्रसनी में, यानी कि फायरिंग्स में पहुंच जाता है। और जब फायरिंग्स में पहुंच जाता है तो बहुत जोर से हमें छींक आती है, बहुत जोर से हमें खांसी आती है, हमें छींक आती है। क्यों आती है? क्योंकि फेफड़े को स्वीकार नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वाली नली में पहुंच जाएगा भोजन, तो वहां पर बर्दाश्त उसको फेफड़े को नहीं है, वो झटके से बाहर निकालने का काम करेगा। और जब तक कोई भी टुकड़ा अगर शेष बचा रहता, जब तक बाहर नहीं निकाल देता, तब तक फेफड़ा रुकता नहीं, जब तक हम छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, हमें उलझन होने लगता है। तो इसलिए भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आगे आते हैं, ये एपिग्लॉटिस का काम हो गया। अब आते हैं अमाशय। अमाशय को ही हम क्या कहते हैं? अमाशय को हम पेट कहते हैं, अमाशय को हम पेट कहते हैं, अमाशय को हम उदर कहते हैं, और अमाशय को ही हम क्या कहते हैं? ये एब्डोमेन भी कहते हैं इसी को हम। और उसके बाद ये अमाशय का मुख्य कार्य ये है कि इसमें क्या होता है कि ये अमाशय की मतलब इतनी क्षमता होती है कि कम से कम 1.5 किलो भोजन, लगभग 1.5 किलो से थोड़ा सा ज्यादा भी आप अगर ग्रहण करते हैं तो उतना भोजन आपके अमाशय में संक्षिप्त रह सकता है, यानी बटोर सकता है, उसमें रखा रह सकता है। उसका मतलब कि स्पेस जो होता है, जगह होता है, वो लगभग 1.5 किलो भोजन का पर्याप्त जगह होता है।
अगर उस जगह होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर तक भोजन इसमें रुकता है, तो 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा भोजन अमाशय में ही रुका रहता है। आपको बता दें अमाशय कि भूख क्यों लगता है, आखिर भूख क्यों लगता है, भूख कैसे लगता है, भूख क्यों लगता है। तो जो लोग कहते हैं कि चूहा कूदता है, हमें भूख लगी है, चूहा कूद रहा है, वो चूहा कूदने वाला विषय क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि वो एसिड है, वो अम्ल है। तो जब हमारे पेट की दीवारें क्या होती हैं, इसमें एक लेयर होती है, एक झिल्ली नुमा लेयर होती है यहाँ पर। और उसके बाद जब इसमें क्या होता है कि HCl यानी कि HCl जब अमाशय में भोजन नहीं रहेगा तो यहाँ पर HCl सिक्रेट होने लगता है, HCl निकलने लगता है। तो HCl जब निकलने लगता है तो उसके बाद होता